बीट्स होता है वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। बीट्स होता है वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी एट सेम पॉइंट विथ टाइम। ऐसा क्यों होता है? इट हैपेंस if two sound waves of slightly different frequency interfere at a point, interfere or meet at a point। कहने का मतलब ये है, मान लो पहले वेव की इक्वेशन है P1 इज इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा 1 मैं यहां डाल रहा हूं। ओमेगा 1 क्यों डाल रहा हूं? इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, ठीक है। P2 इज इक्वल टू है P नॉट साइन ओमेगा 2t माइनस, इसको K1 लिख देंगे, इसको K2 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि देखो मीडियम सेम है, इसका मतलब क्या है? वेव की वेलोसिटी सेम है। मीडियम सेम है, वेव की वेलोसिटी सेम है। फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी स्लाइटली जो है डिफरेंट है। इसका मतलब है कि लैम्डा भी डिफरेंट होगा, और लैम्डा डिफरेंट होगा तो तुम जानते हो 2 पाई बाय लैम्डा होता है, तो ये भी डिफरेंट होगा। जो भी है, एट x इज इक्वल टू 0 फिक्स्ड पॉइंट हमारा डिटेक्टर या हमारा कान कहां रखा हुआ है? x इक्वल टू 0 पर फिक्स कर दिया, उसी पॉइंट पर है, हम एक ही पॉइंट पर है, ठीक। उस पॉइंट पे हमको लगेगा कि साउंड पहले बढ़ रहा है, उसका इंक्रीज हो रहा है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, 0 हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो एक ही पॉइंट पे हमको फ्लिकरिंग ऑफ साउंड सुनाई देता है। दिस वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड एट द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड बीट्स, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर हम यहाँ x इक्वल टू 0 डाल देंगे तो पहली की इक्वेशन क्या होगी बताओ? पहले की इक्वेशन हो जाएगी P नॉट साइन ओमेगा 1t, और दूसरे की हो जाएगी P नॉट साइन ओमेगा 2t। हम दोनों को कंबाइन व्हेन दे इंटरफेयर P बिकम्स इक्वल टू P1 प्लस P2। नेट प्रेशर वेरिएशन ये हो जाएगा, 2P नॉट, इन दोनों को जोड़ देते हैं, साइन A प्लस B बाई 2 साइन A माइनस B बाई 2, दिस वुड बिकम 2P नॉट साइन A प्लस साइन B, साइन A प्लस साइन B, साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। दिस इज द नेट वेरिएशन। हम कह सकते हैं इसको इस तरह से, लिख रहे हैं 2P नॉट कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, इसको एक बक्से में बंद कर देते हैं, इंटू साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। हम कहते हैं कि ये जो है, ये जो दिख रहा है तुमको, ये एक SHM है, जिसकी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 है। SHM विथ ओमेगा एवरेज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 SHM हो रहा है। ये एक SHM का इक्वेशन है जिसकी ये एम्पलीट्यूड है, ये पार्ट क्या है? एम्पलीट्यूड है। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट SHM, यानी इसको लिख सकते हैं A डैश साइन ओमेगा टी, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A डैश, इस पूरे टर्म को बोल रहे हैं A डैश, इस पूरे टर्म को बोल रहे हैं A डैश एज फंक्शन ऑफ टाइम, A डैश एज फंक्शन ऑफ टाइम साइन ओमेगा एवरेज इंटू टी। तो बताओ ये क्या है? ये एक SHM है जिसका एम्पलीट्यूड है फंक्शन ऑफ टाइम।
और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2। तो एक ही फर्क है, ओमेगा की जगह है एसएचएम का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा ओमेगा ए वी, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2। बट यहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी सेम पॉइंट पर एम्पलीट्यूड समय के साथ बढ़ घट रहा है, एम्पलीट्यूड सेम टाइम पे बढ़ घट रहा है, समझ रहे हो ना। सो एम्पलीट्यूड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, amplitude is a function of time and that is equal to, amplitude is a function of time and that is equal to 2 p naught cos omega 1 minus omega 2/2 into t। ये एम्पलीट्यूड है, फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसमें इसका मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, और तुम जानते हो इंटेंसिटी होता है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो इंटेंसिटी भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो अगर हम यहां पे इंटेंसिटी की बात करें और मैं इंटेंसिटी की बात करें, हम जानते हैं इंटेंसिटी होता है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे ये हो जाएगा, देखो 4 p नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू टी। अब ये बताओ, इसका मतलब है इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 से 4 p नॉट के बीच में वेरी करेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगा इसको हम लिख सकते हैं 4 p नॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं हम इंटेंसिटी 4 I नॉट। अगर इसकी इंटेंसिटी I नॉट है, इसकी भी लगभग I नॉट है, तो यहां 4 I नॉट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि ये दोनों जो है जब मिलेंगे तो ये इंटेंसिटी एक ही पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे समय के साथ बदलेगा, 0 से लेके 4 I नॉट के बीच में होगा। बट क्वेश्चन है कि इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी क्या है। तुम जानते हो जब कॉस स्क्वायर फंक्शन होता है, कॉस और कॉस स्क्वायर में फिर क्या फर्क होता है, कॉस का एक साइकिल में कॉस स्क्वायर का 2 साइकिल होता है। तुम जानते हो अगर कॉस फंक्शन इस तरह से है और कॉस फंक्शन इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो जब तुम इसको कॉस स्क्वायर फंक्शन करोगे ये ऐसे कंप्लीट करेगा, जब कॉस स्क्वायर करोगे तो यहां से यहां तक सेम, उसके बाद ऐसे फिर ऐसे। तो देखो यहां से यहां में एक साइकिल कंप्लीट करता है, ये एक साइकिल यहां से यहां तक में कंप्लीट करता है, जबकि ये एक साइकिल उसके हाफ टाइम में ही कंप्लीट कर लेता है। इसका टाइम पीरियड ये कहलाएगा, यानी अगर इसकी टाइम पीरियड t है तो इसकी टाइम पीरियड कितनी होती है, t/2 होती है। यानी अगर इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है, इसकी कितनी होती है, 2 म्यू होती है। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को हम जानते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो ये जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताओ, फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन कितनी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2। तो कॉस स्क्वायर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इसकी डबल होती है, तो ये कॉस स्क्वायर है, जब इसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा करेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ दिस ब्रैकेट। तो इसको अगर इससे कैंसिल कर दें, ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इंटेंसिटी की। इसी को अगर हम लिखना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी किस चीज की है, एक सेकंड में कितना मैक्सिमा हो रहा है, एक सेकंड में कितना बार मैक्सिमा हो रहा है। 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई इंटू म्यू 1 माइनस 2 पाई इंटू म्यू 2। तो 2 पाई सब में से कट जाएगा, आएगा क्या बताओ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, हमको आएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2। तो हमारे पास जो आएगा 2 पाई इंटू म्यू फ्रीक्वेंसी, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये हो गया था 2 पाई इंटू, ये था ओमेगा इक्विवेलेंट, ये था ओमेगा मतलब बीट फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स हो जाएगा म्यू 1 माइनस म्यू 2। इनफैक्ट हम ये मॉड ले लेते हैं म्यू 1 माइनस म्यू 2, मॉड ले लेते हैं क्योंकि चाहे कॉस थीटा हो या कॉस माइनस थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ बताओ ध्यान, कुछ बोल रहे थे। एम्पलीट्यूड मॉडल, हाँ 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 वही है, वही सेम चीज है, सेम चीज है। यही फिर से आएगा कम्युनिकेशन सिस्टम में भी, यही फिर से आएगा कम्युनिकेशन सिस्टम में भी। एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन हो रहा है टाइम के साथ, करेक्ट।
ठीक है ना। तो ये देखो μ1 माइनस μ2 का मॉड हो गया, उसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो दो फ्रीक्वेंसी। अच्छा यहाँ ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ ग्राफ कैसे बनता है समझो, और जो इस टाइप का ही ग्राफ बनता है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ देखते हैं, देखो इसको हम ये भी कहते हैं, इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल इंटरफेरेंस या इंटरफेरेंस इन टाइम। क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस इन टाइम। क्यों, एक्स फिक्स है, टाइम के साथ इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, एक्स फिक्स है, पोजीशन फिक्स है, बट टाइम के साथ मैक्सिमा मिनिमा हो रहा है, टाइम के साथ फेज चेंज हो रहा है। दूसरा होता है जो अब तक पढ़े, तो उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस इन स्पेस। यहां क्या होता है, देखो इसको क्यों बोलते हैं इंटरफेरेंस इन टाइम, क्योंकि यहां पर टाइम x इज इक्वल टू 0 फिक्स, x इज इक्वल टू 0 इज फिक्स, डेल्टा फेज डिफरेंस इज फंक्शन ऑफ टाइम। फेज डिफरेंस ये है, देखो फेज डिफरेंस जो है समय के साथ बदल रहा है, x फिक्स है। इसके पहले जो हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था, स्टैंड जो हमने पढ़ा था, वहां क्या होता था, उसको बोलते थे इंटरफेरेंस इन स्पेस। इंटरफेरेंस इन स्पेस क्यों बोलते थे, क्योंकि वहां पर टाइम होता था 0 फिक्स, सेम टाइम पर अलग अलग पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा मिलता था। यहां पर क्या है, सेम टाइम पर, सेम पोजीशन पे, सेम पॉइंट पे तुमको डिफरेंट टाइम के साथ इंटेंसिटी वेरी हो रहा है। यहां क्या होता था, सेम टाइम पर डिस्टेंस के साथ, पॉइंट बाय पॉइंट, हर पॉइंट पे ये था, ये डेल्टा ई फंक्शन ऑफ एक्स था। यहां पर क्या है, देखो सेम टाइम पर, सॉरी सेम पोजीशन पर, सेम पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमा हो रहा है। यहां क्या था, सेम टाइम पर अलग अलग पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमा था, कहीं ब्राइट फ्रिंज, कहीं डार्क फ्रिंज। हाँ बताओ भवेश। सर ये एंगुलर बीट कैसे, क्या बता दिया आपने ये ना, हाँ ठीक है बता रहा हूं। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस इन टाइम, बीट्स को बोलते हैं इंटरफेरेंस इन टाइम, उसको बोलते हैं। इसको हम फिर से एक बार और बताते हैं क्या होता है इसका मतलब, थोड़ा सा स्पेस लेंगे यहां तक का। पहला तो इसका व्यू तुम ये समझो कि अगर हम x इक्वल टू 0 को फिक्स कर दिए थे, ये ω1 था और ये ω2t था, ठीक है। तो समझो कि अगर हम सेम पॉइंट एट फिक्स्ड पॉइंट x इज इक्वल टू 0, एट फिक्स्ड पॉइंट x इज इक्वल टू 0, सेम पॉइंट पे ये ऐसे घूम रहा है, सेम पॉइंट x इक्वल टू 0 पर ये घूम रहा है, ठीक है। तो यहां दो वेव्स है, हमने फेजर ड्रॉ किया था पहले भी, यहां दो वेव्स है, ये घूम रहा है ω1 से और ये घूम रहा है ω2 से। ये ω1 से, ये ω1 इज नॉट इक्वल टू, मान लो ग्रेटर देन ω2, तो क्या दोनों के बीच का म्यूचुअल एंगल चेंज होगा, क्या दोनों के बीच का म्यूचुअल एंगल जो समय के साथ चेंज होगा, होगा। तो जिस समय, तो ये डेल्टा जो है, ये जो डेल्टा है दोनों के बीच का, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, ये वेरी करेगा, फेज डिफरेंस वेरीज विद टाइम। होगा क्या कि एक समय ये जो वेक्टर है ये घूम के यहां पहुंच जाएगा, बट तब तक ये इतना घूम चुका होगा कि दोनों एक दूसरे के हो जाएगा एंटी पैरेलल, तो डिस्ट्रक्टिव होगा। फिर कुछ टाइम बाद ये घूमेगा, बट ये ज्यादा तेज घूम रहा है, ये आ जाएगा इसके ऊपर, ओवरलैप कर जाएगा। अब क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दोनों के बीच का एंगल जो है, दोनों के बीच का एंगल जो है, नेट एंगल 0 से 360 के बीच वेरी करता रहेगा। जब जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, कंस्ट्रक्टिव होगा, उसमें तुमको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा। वही दो के बीच में बिकॉज रिलेटिव मोशन है, ये घूमते घूमते कभी क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल, तो डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, यानी कि तुम्हारी इंटेंसिटी वेरी करेगा एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे, क्योंकि दोनों का फेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विथ टाइम डिफरेंट है, ठीक है। पहली बात इसको समझो। दूसरी बात, अगर इसको ग्राफ के फॉर्म में देखें तो क्या हो रहा है, देखो एट x इक्वल टू 0 ये था साइन ω1t, ये था साइन ω1t, ये था साइन ω2t। तो हम
ओमेगा 1 बड़ा है, इसका मतलब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 0, एट फिक्स पॉइंट x इक्वल टू 0 हम दोनों का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं टाइम के साथ। ओमेगा 1 बड़ा है, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड छोटा होगा। ओमेगा 1 बड़ा है, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड छोटा होगा, ऐसे करके होगा। मान लो ये है पहला वेव, ठीक है, कुछ इस टाइप से होगा। ये हो गया पहला वेव। अब आते हैं दूसरे वेव के ऊपर, अब आते हैं दूसरे वेव के ऊपर। तो ये था फर्स्ट वेव, ओमेगा 1 वाला। तो ओमेगा 1 बिकॉज बड़ा है, इसका टाइम पीरियड छोटा था। ओमेगा 2 चूंकि हम यहाँ छोटा लिए हैं, जिसका टाइम पीरियड थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये क्या होगा, यहां तक आ जाएगा कहीं, ये यहां तक आ जाएगा। हम इसको इस तरह से बना रहे हैं, ये भी साइन ही है ना, चलो साइन है, कोई बात नहीं, साइन ही है। ये ऐसे करके जाएगा, हल्का सा बढ़ेगा, ऐसे आएगा। जो नेक्स्ट साइकिल कंप्लीट करेगा ये और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। समझिएगा, अगर हर हाफ साइकिल पे, मैं क्या बोल रहा हूं, हर, मान लो यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड है, ये ब्लू वाला टाइम पीरियड जो दिख रहा है यहां से यहां तक हाफ टाइम पीरियड, और इसका जो हाफ टाइम पीरियड है, यहां से यहां तक का जो हाफ टाइम पीरियड है, दोनों में मान लो डेल्टा टी का फर्क है। यानी जब इसने हाफ कंप्लीट किया, इसने हाफ कंप्लीट किया, तो ये डेल्टा टी आगे चला गया। जब दूसरा साइकिल कंप्लीट करेगा, ये कितना चला जाएगा आगे, 2 डेल्टा टी। जब तीसरा करेगा कंप्लीट, ये भी हाफ साइकिल, ये कितना चलाएगा, 3 डेल्टा टी। जब फोर्थ करेगा कंप्लीट, ये और चला जाएगा 4 डेल्टा टी। डिफरेंस बढ़ेगा ही ना। देखो मान लो एक का टाइम पीरियड T1 है, मान लो 6 सेकेंड, और T2 है मान लेते हैं, या T1/2 ले रहा हूं, चलो T1/2 और T2/2, ये मान लेते हैं कि है 3 सेकेंड, ये मान लो 4 सेकेंड। जब इसने हाफ साइकिल कंप्लीट किया, ये 3 सेकेंड पे था ना, और जब इसने हाफ साइकिल कंप्लीट किया, ये 4 सेकेंड पे है, तो ये 1 सेकेंड आगे जा चुका है ना, ठीक है। जब इसने फिर क्या बोलते हैं 2 साइकिल कंप्लीट किया, ये कहां पर है, 6 पे है, ये 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, 24 होगा ना, ठीक है। तो ये तो होगा क्या कि जरा तुम देखो, इस पॉइंट पे दोनों आउट ऑफ फेज हैं। इस पॉइंट पे देखो, एक साइन फंक्शन है, एक माइनस साइन फंक्शन, दूसरा साइन फंक्शन है। इस पॉइंट पे दोनों में फेज डिफरेंस हो चुका है पाई का। यानी यहां पर एक फंक्शन कौन सा है, ये, अगर इस फंक्शन को यहां अगर हम ओरिजिन मान ले, ये लिखाएगा माइनस साइन फंक्शन और ये लिखाएगा साइन फंक्शन, और साइन प्लस माइनस साइन 0 होता है, तो यहां ये 0 बनाएगा। जबकि यहां पर देखो, एक अगर कॉस फंक्शन है, तो दूसरा भी इस पॉइंट पे क्या बन रहा है, कॉस फंक्शन ही बन रहा है, सेम फेज में ओवरलैप कर रहा है। तो यहां दोनों क्या करें, डिस्ट्रक्टिव, सॉरी कंस्ट्रक्टिव करेगा। तो यहां पर जो है तुमको एक मैक्सिमा दिखेगा, यहां पर तुमको एक, इस पॉइंट पे तुमको एक मैक्सिमा दिखेगा, और यहां तुमको 0 दिखेगा। तो बेसिकली होगा क्या, हम इस टाइप के केस में इस बात समझते हैं कि हम कहते हैं एक बड़ा सा एनवेलप है। एनवेलप कौन सा, ये एम्पलीट्यूड वाला पार्ट क्या बनता है, एनवेलप पार्ट बनता है। एम्पलीट्यूड वाले पार्ट को बोलते हैं, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड मतलब टॉप बाउंड्री ना, अपर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट। ये एम्पलीट्यूड जो है ये बनाता है एनवेलप, इसको बोलते हैं अपर एंड लोअर बाउंड्री, अपर एंड लोअर बाउंड्री। ये कॉस वाला फंक्शन, ये बाउंड्री कुछ इस टाइप से बनेगा, देखो ये जो है कौन सा कंपोनेंट है,
2p0 cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू टी। अगर स्क्वायर कर दो तो इसको भी ये कर सकते 2। अब इसके ऊपर ये साइन फंक्शन जिसकी इसका देखो, इसका ओमेगा कम है यानी टाइम पीरियड ज्यादा है, इसका ओमेगा कम है मतलब टाइम, इसका ओमेगा ज्यादा यानी टाइम पीरियड कम है। ये साइन फंक्शन इसके बाउंड्री पे ऐसे बनेगा, समझ रहे हैं? ये जो आपको टाइम पीरियड दिख रहा है, इसका टाइम पीरियड, इसका इस पार्ट का ओमेगा है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, इस पार्ट का ओमेगा है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, जबकि इस पार्ट का ओमेगा है इसका, ये जो बाउंड्री दिख रहा है इस पार्ट का ओमेगा बाउंड्री का ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है। अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो नीचे वाला सब भी ऊपर चला जाएगा, तो वो ऐसे ऐसे रिपीट हो, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी का वेरिएशन। तो तुमको जो चीज याद रखना है, बीट फ्रीक्वेंसी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ μ1 माइनस μ2, ठीक। एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी का वेरिएशन इस तरह से होता है, पहली बात। दूसरी बात, बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? वैक्सिंग एंड वेनिंग, वैक्सिंग एंड वेनिंग, increase and decrease in the intensity of the sound at a fixed point, that is defined as interference in time। दूसरी बात, इसका मॉड होता है। दूसरी बात, ह्यूमन बीइंग्स कितना बीट डिस्टिंग्विश कर सकता है, व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ए ह्यूमन बीइंग। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और बुक्स टू बुक्स भी वेरी करता है। कुछ बुक्स का कहना है 10 हर्ट्ज, कुछ का कहना है 12 हर्ट्ज, कुछ का कहना है 15 हर्ट्ज। तो मुझे लगता है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज है कि हम इसको सेफ बाउंड्री मानना चाहें, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछेगा 10, 11, 12 में नहीं पूछेगा, जहां पे या तो 25, 30 क्रॉस करा देगा या फिर 10 के नीचे रखेगा। तुम मान के चलो कि बीट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 10 हर्ट्ज इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल बाय ह्यूमन ईयर, डिस्टिंग्विश्ड बाय ह्यूमन ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपसे पूछा जाता है तो दो क्वेश्चन का आंसर अलग होगा। व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी फॉर्म्ड एंड व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड, दोनों में फर्क है। अगर आपकी बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है 30 हर्ट्ज, अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हारी बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है 30 हर्ट्ज और क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी फॉर्म, तो 30 हर्ट्ज, व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड 0। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में बीट फ्रीक्वेंसी आ रहा है 6 हर्ट्ज, क्वेश्चन व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी फॉर्म 60 हर्ट्ज, व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड 6 हर्ट्ज, सॉरी 6 हर्ट्ज, बोथ आर 6 हर्ट्ज। तो याद रखना बीट फ्रीक्वेंसी फॉर्म्ड में आंसर हमेशा जो आ रहा है वही होगा, बट बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड में देखना होगा, अगर वो बहुत ज्यादा है 10 से तो नो, नथिंग इज हर्ड, ह्यूमन ईयर उसको नहीं हियर कर सकता है, 0 सुनेगा। एग्रीड? अब तुमसे जो क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा वो कैसा क्वेश्चन होगा मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो बीट फ्रीक्वेंसी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन द टू फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन द टू फ्रीक्वेंसीज, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इन द टू फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तुमसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस तरह से होता है कि याद रखना कि तुमको दो सोर्स दिया जाएगा, एक ट्यूनिंग फॉर्क दिया जाएगा और एक, तो इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं समझो कि बीट फ्रीक्वेंसी होता है मॉड ऑफ μ1 माइनस μ2, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, और ये बीट फ्रीक्वेंसी किन किन के बीच में होता है जो μ1 और μ2 होता है? एक होता है ट्यूनिंग फॉर्क, इनको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स बोलते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं प्रॉन्ग्स, ये और ये प्रॉन्ग्स होता है और ये ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ठीक है। इसको प्रॉन्ग्स बोलते हैं। दूसरा, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड हो सकता है,
गिटार हो सकता है, सितार हो सकता है। ये जो सोर्स है, दो सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये होता है गिटार हो सकता है या सितार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें वायर लगा हो सकता है आपका ऑर्गन पाइप ऑर्गन पाइप हो सकता है आपका डॉपलर इफेक्ट हो। अब इसमें क्या करता है, तुमको बोलेगा कि फ्रीक्वेंसी इतना सुनाई दे, बीट फ्रीक्वेंसी इतना सुनाई दे रहा था, ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी इतना सुनाई दे रहा था। अब कुछ चेंज करेगा और फिर नया बीट फ्रीक्वेंसी बताएगा। तो बताना है कि वो कौन सा केस है। एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मुझसे ये कहा गया है दो ट्यूनिंग फॉर्क है ए और बी, दो ट्यूनिंग फॉर्क है ए और बी। ये है 240 हर्ज का, ये हमको पता है, दिस इज 240 हर्ज नोन। इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे पता है 240 हर्ज, क्योंकि इसके ऊपर प्रिंटेड है, इस पे प्रिंटेड है 512 हर्ज, इस पे प्रिंटेड है 512 हर्ज। इसकी 240, इसका मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, इसका फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं पता है। जब मैंने दोनों को साउंड किया एक साथ और इसको सुना या इसको डिटेक्ट किया, तो मैंने देखा इन दोनों के बीच में जो बीट फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों के बीच में जो बीट फ्रीक्वेंसी है, दैट इज इक्वल टू सपोज 6 हर्ज। इसका मतलब क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बता सकते हैं हम? 246। तो अगर ए की हमको 240 हर्ज पता है और ए की 240 हर्ज पता है और इससे इसका डिफरेंस 6 है, यानी दो पॉसिबिलिटी बनती है। बी की वैल्यू या तो इससे 6 ज्यादा है या इससे 6 कम है, यही ना? हाँ सर। 246 हर्ज या 234 हर्ज, सही है। तो अगर हमको सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दे दे कि बीट फ्रीक्वेंसी 6 हर्ज है, तो हम यही बता सकते हैं या तो ये 246 है, 6 ज्यादा या 6 कम। अब हमको दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है। अब समझो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बदलती है, पहले हम इसको बता रहे हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी में समझो, अगर तुम इस प्रॉन्ग्स के ऊपर वैक्स गिरा दो, इसको भारी कर दो, अगर हम कुछ वैक्स इसके ऊपर प्रॉन्ग्स के ऊपर गिरा दें या यहाँ कुछ मांस धागा बांध दें, हम एक थ्रेड ले लें और इस थ्रेड को लेकर हम क्या करें, इसमें अगर हम इसको बांध दें, हम इस थ्रेड को ले लें और हम इस थ्रेड को इसके ऊपर बांध दें ऐसे करके, यानी इसके मास हम बढ़ा दें तो इसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। अगर प्रॉन्ग्स का आप मास बढ़ा दें, चाहे इसके ऊपर वैक्स गिरा दो, मोमबत्ती ले लो, उसका वैक्स गिरा दो, इसको भारी कर दो, तो इसका फ्रीक्वेंसी घट जाता है। और इसको फाइलिंग कर दो, फाइलिंग मतलब क्या होता है, इसको रेता से रेत दो ताकि इसका थोड़ा सा जो मास है वो झड़ जाए, पाउडर बन के निकल जाए, ठीक है। फाइल कर दो इसको, एक सरेस पेपर ले इसको घिस दो ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए, इसका थिकनेस यानी इसकी मास घट जाए, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। तो याद रखना, अगर आप प्रॉन्ग्स का वैक्स कर देंगे, इधर वैक्स गिरा देंगे, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। और अगर आप इसको फाइल कर देंगे, फाइल मतलब इसका मास घटा देंगे, मास घटा देंगे। फाइल का मतलब वो फाइल नहीं होता है, फाइल का मतलब होता है घिसना, घिस देंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। अब समझो, अगर किसी दो चीज का वैल्यू है और तुम ऊपर वाले को बढ़ाओगे, अगर ऊपर वाले को ज्यादा करोगे तो डिफरेंस बढ़ेगा, और अगर कम वाले को कम करोगे तब भी डिफरेंस बढ़ेगा। तो याद रखना, बीट फ्रीक्वेंसी कब बढ़ता है, जब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको और ज्यादा करो या जिसकी कम है उसको और कम करो, तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। और अगर उल्टा करो, जिसकी ज्यादा है उसको कम करो या जिसकी कम है उसको ज्यादा करो, तो बीट फ्रीक्वेंसी घटेगा ना। तो अगर मैं ये कह रहा हूं इस क्वेश्चन में, व्हेन आई पुट सम वैक्स किस पे, ऑन ए, when some wax is put on a, new beat frequency
न्यू बीट फ्रीक्वेंसी becomes when I put some wax on A, new beat frequency becomes, मान लो पहले कितना 6 ना 4 हर्ट्ज या 5 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है, मैंने A पे वैक्स किया, मतलब मैं A को नीचे लाया, एग्रीड ना? यस सर। और मैंने देखा कि जो पहले डिफरेंस 6 था अब 5 हो गया। इसका मतलब B की वैल्यू क्या थी, 234 थी। हाँ सर। अगर ये 7 हुआ होता तो 246 होता, क्योंकि मैंने वैक्स दिया है A पर। अब मैं इसको नीचे ला रहा हूं, थोड़ा इसको नीचे ला रहा हूं, इसको थोड़ा घटा रहा हूं, इस फ्रीक्वेंसी को। वैक्स करने की फ्रीक्वेंसी घटता है, इसको घटा दिया। जब घटाया तो मैंने देखा कि ये डिफरेंस जो पहले 6 था अब बढ़ा नहीं बल्कि घटा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बी पता चल गई 234 हर्ट्ज थी। अगर मैं उल्टा करता, मैं कहता कि मैंने वैक्स किस पे दिया, बी पे दिया, मैंने वैक्स दिया बी पर और तब मैंने देखा 5 हर्ट्ज हो गई, तो बी यहां हो या यहां हो, यहां पे होता तो भी नीचे जाता, वैक्स करने से यहां होता तो भी नीचे जाता। अगर मैंने वैक्स ए पर दिया है, सॉरी बी पर दिया है, तो बी भी घटता और ये बी होता तो ये भी घटता। तो किस केस में डिफरेंस घटता, पहले से घट गया डिफरेंस, पहले वाले में ना। हाँ सर। हाँ मैं वही बता रहा हूं, अगर ये बी होता, पहले तो ए का देख लो, ए पर मैंने दिया वैक्स तो डिफरेंस बोल रहा है घटा, तो मैं पहले ए को थोड़ा नीचे लाके सोचता हूं कि बी ये होता तो घटता या बी ये होता तो घटता, तो इस केस में घट रहा है तो बी हो गया आंसर। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, व्हेन सम वैक्स इज पुट ऑन बी, तो बी या तो ये था या तो ये था, तुमने वैक्स डाला तो ये था तो भी थोड़ा नीचे आया, ये भी था तो भी थोड़ा नीचे आया, तो मान लो इसको थोड़ा नीचे लाओ, इसको थोड़ा नीचे लाओ, ए को सेम रखा है, इसको थोड़ा नीचे लाए, इसको थोड़ा नीचे लाए, लेकिन डिफरेंस तो घट गया ना। समझ नहीं आ रहा कंफ्यूजन। चलो ये समझ गए हो। चलो मैं इसको एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पर डाल रहा हूं बी। अब बताओ क्वेश्चन ये है, पहला टेस्ट तो क्लियर था, ए की फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज मुझे पता थी, बी के साथ उसकी बीट फ्रीक्वेंसी पता थी, ये हो गया 240 और ये हो गया 234 हर्ट्ज, एग्रीड? क्या हो गया? पहले आपने पूछा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कितनी है। अभी मैंने नहीं पूछा, वो क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कितनी है, ठीक है, मैंने इसको दे दिया था और 6 बीट दे दिया तो पूछा बी कितनी है, तो 2 तुम्हारे पास ऑप्शन है ना? यू आर नॉट श्योर आउट ऑफ दीज 2 व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देने से बी की फ्रीक्वेंसी नहीं निकलेगी, बी की 2 पॉसिबिलिटी निकलेगी, निकल गई, एग्रीड? अब मैंने बी पे वैक्स डाला, अब मैंने बी के ऊपर थोड़ा सा वैक्स गिरा दिया, कुछ मोम उसके ऊपर गिरा दिया, पिघला हुआ मोम, ओके, और तब मैंने उसको देखा, अब देखा नया बीट फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, तो बताओ क्या होगा? तो क्या करेंगे? मैंने वैक्स डाला तो वैक्स डालने से फ्रीक्वेंसी घटती है, तो इसको थोड़ा नीचे ले आओ, वैक्स डाला है ना बी पे, मैंने बी पे वैक्स डाला है, ए पे कुछ नहीं किया, इसको थोड़ी सी घटा दो, एग्रीड? अब अगर बी ये है तो डिफरेंस घटनी चाहिए, दोनों बीच में गैप कम हो रहा है, और अगर बी ये है तो दोनों बीच गैप बढ़ रहा है ना। हाँ सर। तो तुम्हारे केस में 5 हर्ट्ज जो है 6 हर्ट्ज से कम है, घट गया है पहले से, तो यानी बी ये रहा होगा ना, ठीक है। अब ये तो तुम्हारा हो गया वैक्स, इसमें ट्विनिंग फॉर्म वाले केस में कि मोम देने से क्या होगा, इसके क्या होगा। इसमें आ जाओ, इसमें जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, एक गिटार से या किसी वायर से कर रहा होगा, ये हमेशा फंडामेंटल मोड में देता है, ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा होगा, और यहां पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वन ऑफ द सोर्स, ए और बी में से वन ऑफ द सोर्स एक वायर होगा, ये होता है अंडर रूट ऑफ V/2L, ये होता है V/2L, V/2L होता है 1/2L अंडर रूट टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ, सही है ना?
अब क्या करेगा समझ लो, यही काम जो मैं कर रहा हूं, याद रखना, ऊपर वाले को नीचे लाओ, ऊपर वाले को घटाओ या नीचे वाले को बढ़ाओ, डिफरेंस घटता है। ऊपर वाले को बढ़ाओ या नीचे वाले को घटाओ, डिफरेंस बढ़ता है। तो यहां देखो, इसमें क्या करेगा, लेंथ चेंज करेगा, टेंशन चेंज करेगा और मास पर यूनिट लेंथ चेंज करेगा। बोलेगा इसको थोड़ा सा और टाइट कर दिया, तो टाइट कर दिया मतलब क्या हुआ, इसके फ्रीक्वेंसी को क्या किया, बढ़ा दिया ना। अगर टेंशन मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मैंने इसका लेंथ अगर बढ़ा दिया इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी घट गई, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो उससे तुमको बताना होगा, यहां पर वही चीज होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ गामा P बाय रो या गामा RT बाय M। सही है। तो अगर मैंने इसमें ऑक्सीजन गैस दिया हुआ था, बाद में मैंने इसमें हीलियम गैस दे दिया, या मैंने इसकी टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, दिया हुआ है, ये समर में किया, ये एक्सपेरिमेंट कब किया, समर में किया, और बाद में ये एक्सपेरिमेंट कहाँ किया, विंटर में किया। एक बार समर में और विंटर में सेम पाइप है, तो बताओ समर और विंटर करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, विंटर में घट जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी ना। तो जो चीज यहाँ फाइलिंग और इससे किए थे वही यहाँ पे तुमको देखना है, घटा या बढ़ा, उसी तुम पता कर लोगे क्या होगा। यहाँ पर तुम डबल इफेक्ट में जानते हो, एक पर्सन है और दो सोर्स इसके तरफ आ रहे हैं, S1 और S2, तो ये पर्सन दो फ्रीक्वेंसी सुनेगा, एक इस सेट के लिए और एक इस सेट के लिए, दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, बीट फ्रीक्वेंसी कहलाता है ना। ठीक है, तो तुमको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कि तुमको ये चेंज करके और वो चेंज करके पूछेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, बिफोर आई टेक 3 सोर्सेस, ये क्वेश्चन ये है इस टाइप से कि हाँ, ये एक ऑर्गन पाइप है और हम इसको एक्साइट कर रहे हैं फंडामेंटल मोड में। ओपन ऑर्गन पाइप जो है वो फंडामेंटल मोड में है, और यहां पर एक ट्यूनिंग फॉर्क है, और यहां एक पर्सन है जो दोनों का साउंड सुन रहा है, ये पर्सन दोनों का साउंड सुन रहा है। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 356 हर्ज या 355 हर्ज, ये पता है। इस पर्सन को बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, इस पर्सन को बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही थी 5 हर्ज। ठीक, ये कब की बात है, ये तब की बात है जब समर था ना, यही चीज जब बट इन विंटर इसकी लेंथ दी हुई मान लो 1 मीटर, बट इन विंटर बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी 4 हर्ज। पहले तो ये बताओ इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी क्या, समर में क्या थी। ठीक, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इन समर, एंड सेकेंड speed of sound in air in summer। तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि जो पहला कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये 355 हर्ज है, ये 355 हर्ज है, यानी कि जो ऑर्गन पाइप है उसकी फ्रीक्वेंसी या तो 360 हर्ज है और या फिर 350 हर्ज, यही ना।
सही है ना? हाँ सर। ये 355 दिया हुआ है और इसके साथ इसकी बीट फ्रीक्वेंसी दी 5 हर्ट्ज, +5 या -5। अब जब विंटर में तुम गए तो टेम्परेचर घटा, जब विंटर में तुम गए तो टेम्परेचर घटा, गामा वही रहा, एयर वही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वही है, मोलर मास एयर का जो है वही है, सब कुछ वही है, खाली टेम्परेचर तुम्हारा घट गया। टेम्परेचर घटा तो फ्रीक्वेंसी घटना चाहिए। लेंथ भी कम होती है। हाँ सर। लेंथ मतलब वो दिया हुआ है कि उसमें लिखा रहेगा, हाँ नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसकी ये जो लेंथ घटेगी, तो ये बताओ कि फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी घटेगी, तो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये है तो भी नीचे और ये है तो भी नीचे। किसके नीचे जाने से बीट फ्रीक्वेंसी घटेगी? पहले से ऊपर वाले का 360। इसका मतलब हम समझ गए कि आउट ऑफ दीज टू, सिंस द टेम्परेचर हैव ड्रॉप्ड, frequency has gone down. Because of this going down, the beat frequency has given to be decreased from 5 to 4. So this was the original case. Out of these two, now we have second test करके हम second condition से हमारा निकल गया ये 360 था, यानी कि तुम्हारा ये 360 हर्ज आ गया। So this was 360 हर्ज, आंसर है 360 हर्ज। Now वो जब 360 हर्ज था, इसकी फर्नाइटर फ्रीक्वेंसी 360 हर्ज है, तो आपको ये बताना है कि इसका स्पीड कितना है। तुम जानते हो ये 360 हो जाएगा V/12 होगा ना? यस फंडामेंटल। V/12 और L की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर, L की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर। तो आप यहां से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि V की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ L इंटू 360 हर्ट्ज, एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L का मतलब हो गया 1 इंटू 360, दैट इज 720 मीटर पर सेकंड, वॉट एवर इट इज। एक एग्जाम्पल दिया है, तो बीट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ऐसे पूछ, कभी कभी 3 सोर्स को डाल के पूछता है, किस तरह से बता रहा हूं। तो याद रखना, इसमें यही 5 केस होते हैं, इसमें यही 5 केस होते हैं। हमेशा एक डायग्राम इस तरह से बना लिया करना। डोंट बी स्मार्ट इनफ कि आप ये सोचे हम डायग्राम नहीं बनाएंगे या हम उसको नहीं बनाएंगे। मान लो मेरे से ये कहा गया है तीन सोर्सेस हैं ए, बी और सी। बीट फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए बी इज 4 हर्ट्ज, बीट फ्रीक्वेंसी बिटवीन बी सी इज 5 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 240 हर्ट्ज। चलो 240 हर्ट्ज, तो क्या हो सकता है? सबसे पहले ए और बी का दिया हुआ है ना, और ए का दिया, जो दिया है उसको पहले ड्रॉ कर लो। ये ए है, ए की फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? 240, एग्रीड? ए की दी हुई है 240। ए और बी के बीच में बीट फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज, यानी कि बी की 2 पॉसिबिलिटी है, बी की 2 पॉसिबिलिटी, या तो बी यहां होगा या तो बी यहां होगा, या तो ये 244 पे होगा या 236 पे होगा। सही है? यस सर। अब बी और सी का दिया है 5 हर्ट्ज, बी और सी का दिया है 5 हर्ट्ज, तो अगर बी इतना है तो सी कहां होगा? 5 हर्ट्ज ऊपर, तो सी हो सकता है यहां पर या सी हो सकता है यहां पर, या तो इससे 5 ज्यादा यानी 249, या तो इससे 5 कम 239। सही है? यस सर। और अगर बी ये है तो या तो इससे 5 ज्यादा, क्योंकि बी और सी का पता है, इससे 5 ज्यादा यानी कि 241, 241, इससे 5 ज्यादा 241, या तो इससे 5 कम यानी कि कितना? 231। 231। ये पॉसिबिलिटी हो गई। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी, इसकी 4 पॉसिबिलिटी है। अगर हमको कोई एक चीज भी दे दे, हम सब निकाल लेंगे। इन पॉसिबिलिटीज में कौन कौन सा पॉसिबल नहीं है। जैसे मुझसे अगर ये कहा गया है, मुझसे अगर ये कहा गया है कि क्या होगा? 231 बी क्यों होगा?
ये BC है ना, B का तो पहले से पता है, नहीं है क्या? ओके सर। अब देखो, मान लो मेरे को कंडीशन ये दिया हुआ है, when C is loaded with wax, when C is loaded with wax, ठीक, beat frequency between A and C is 0 and between B and C is लिटिल वैक्स, इसको लिख दे लिटिल, हमेशा लिटिल वैक्स ही दिया जाता है, and between B and C is 4 hertz। तो बताओ क्या होगा? अब ये बताओ, वैक्स डाल रहे हो, वैक्स डाल रहे हो ना, तो C को नीचे आना है, चाहे यहां से नीचे आए, यहां से नीचे आए, यहां से नीचे आए, या यहां से नीचे आए। तो कहता है जब C को तुमने वैक्स डाला थी, नीचे तो आया, और A और C में ये हो गया 0, तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं, इसको तो पहले खत्म कर दो, ये दोनों तो पॉसिबल, ये जब नीचे जाएगा, जब C नीचे जाएगा, पहले से नीचे है, पहले से ये A के नीचे है और नीचे जाएगा, तो कभी होगा 0 सेम नहीं होगा ना, यहां भी नहीं होगा, बचा ये और ये नीचे आके इससे मिल सकता है और ये नीचे आके इससे मिल सकता है, ठीक है। आउट ऑफ दिस बोलता है B और C में 4 हर्ट्ज है, अगर ये है मान लो, और ये घूम के यहां आ गया, ये अगर है और ये डाउन आके यहां चला आया, इसके साथ मिल गया, तो B और C में कितना होगा? 4 हर्ट्ज। हाँ, और अगर ये नीचे आएगा तब भी क्या होगा? 4 हर्ट्ज। अगर ये नीचे आए इससे मिल जाए, ये भी होगा 4 हर्ट्ज। तो 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर लिटिल वैक्स लिखा है तो हमको C लेना है, नहीं तो हम दोनों भी ले सकते हैं, हम दोनों भी ले सकते हैं, ये और ये दोनों पॉसिबल है, लेकिन हम, ठीक है, ऊपर वाला ये जो है, हाँ, मतलब यहां से अगर तुम 9 घटा दो, इसको 9 घटा दो, सही रहो ना, इससे मिल जाएगा। और इसको क्या हो गया? 249 वाला आंसर हो गया ना सर। ये क्या नहीं होगा आंसर? 241 भी तो पॉसिबल है, 241 को 1 लाओ नीचे, या 249 को 9 लाओ। अच्छा, एक चीज और, यहाँ कभी कभी क्या होता है, जैसे नीचे और ऊपर है, नीचे वाले को बढ़ाओ, इसको क्रॉस करेगा और फिर उतना ही ऊपर चला गया, फिर से बीट फ्रीक्वेंसी हो जाता है सेम, समझ रहे हो ना। कोई चीज अगर ये फिक्स है, ये मान लो 240 है और ये इसके 4 नीचे है, तो बीट फ्रीक्वेंसी 4 है, और मैं इसको बढ़ाऊं और इसको 8 ऊपर लेके चले जाऊं, तो फिर से बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, होगा ना। तो अगर कभी ऐसा करे, किसी को का फाइलिंग कर रहा, बढ़ा रहा है किसी को, या किसी को ऊपर वाले को घटा रहा है, तो हो सकता है आपको बीट फ्रीक्वेंसी दोबारा सेम मिल जाए, जब वो उसी के सिमेट्रिकली दूसरे साइड लोकेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये होता है, ओके। सर इसमें बी तो फिक्स हो गया ना? हाँ, नहीं, बी कैसे हो गया फिक्स? नीचे वाले दोनों सी चलेगा तो बी भी पॉसिबल नहीं होगा ना? हाँ, अगर ऊपर वाला, अगर सी चलेगा तो नीचे वाले दोनों सी कैंसिल हो गए, ये हाँ हाँ, ये दोनों तो हो गए खत्म, ठीक है, ये दोनों नहीं हो सकते। 236 बी हो ही नहीं सकता ना। 236 बी, 241 बी वाला है, सी जो है ना। नहीं, इस केस में आपको 2 मिले थे ऑप्शन, ये और ये था ना, ठीक है सर, हो गया, ठीक है ना। चलो, वो तो जब तुम डायग्राम बनाओगे, क्वेश्चन आएगा तो बन जाता है, ऐसा कुछ कोई मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से हो जाता है, प्रैक्टिस करने से सब हो जाता है, ठीक है। अब देखो, एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसको बोलते हैं कुंड ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? कुंड ट्यूब एक्सपेरिमेंट।
एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं कुंड्स ट्यूब। उसमें क्या होता है देखो, KUNDTS, कुंड्स ट्यूब। इसमें क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होता है इस तरह से, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है। इसमें यहां पर क्या होता है कि एक वो लगा होता है, क्या बोलते हैं, डायफ्राम लगा होता है। इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम बोलो या इसको मेम्ब्रेन बोलो। मेम्ब्रेन में तो समझते हो, जैसे स्पीकर होता है उसमें जो मेम्ब्रेन होता है, या एक ब्लैडर टाइप का होता है, इसमें एक रॉड लगा हुआ होता है इस तरह से। इसमें एक स्टील या किसी का एक रॉड ऐसे लगा हुआ होता है, जो कि इस जगह पे अपने सेंटर पे फिक्स होता है, क्लैम्प्ड होता है। दिस ये रॉड, जिसकी यंग्स मॉडुलस है y, इसकी टोटल लेंथ है l, और ये यहां पे क्लैम्प किया हुआ है, क्लैम्प होता है। और ये एक रबर का मेम्ब्रेन है, इसके साथ ये अटैच होता है। उसके बाद यहां पर क्या होता है, यहां पर एक पिस्टन होता है, यहां पर एक पिस्टन होता है। ये जो है एक, क्या बोलेंगे, एक डिस्क होता है, इसको आप पिस्टन बोल सकते हो। और यहां एक लगा होता है हैंडल। इस हैंडल से आप इसको बाहर या भीतर कर सकते हैं, इसको बाहर या भीतर कर सकते हैं। इसके अंदर एयर ट्रैप्ड होता है, इसके ऊपर क्या होता है, एयर ट्रैप्ड होता है। हम करते क्या है, इसको ऐसे हिट करते हैं, इसको हम ऐसे हिट करते हैं, हथौड़ा लेके इसको हम ऐसे हिट करते हैं। जो इसको हिट करते हैं इसमें लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन शुरू हो जाता है। ऐसे हिट कर देंगे तो ट्रांसवर्स वेव चलेगा, ऐसे हिट करेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन चलता है। ऐसे इसको हिट करेंगे तो क्या होगा, इसमें कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, जैसे स्प्रिंग में होता है, जो मैंने दिखाया तुम लोग को। अगर हम इसको इस तरह से करते हैं तो, और हम इसको इस तरह से करते हैं ऐसे ऐसे, तो ऐसा ऐसा इसमें एक वेव जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जब मूव करेगा तो अगर आपने इसको हिट किया तो चूंकि ये नोड बनना है, ये क्लैम्प्ड है ना, ये डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, नोड होगा ना। क्लैम्प्ड एंड का मतलब वो चल नहीं सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट नोड होगा। ये फ्री एंड है, देखो ये क्लैम्प्ड एंड जो है इसको नोड होना ही पड़ेगा। ये फ्री एंड है, ये फ्री एंड है, इसको डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होना ही पड़ेगा। और ये चूंकि फ्री एंड है, डायफ्राम मतलब कपड़ा है, तो कपड़ा इसको रोक नहीं सकता है, ये ऑसिलेट कर सकता है। ये भी क्या होगा, ये भी फ्री एंड की तरह बिहेव करेगा इसके लिए, तो ये क्या होगा, फ्री एंड है, ये भी क्या होगा, एंटी नोड होगा, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा। अब बताओ, हम इसको नोड, ये देखो, ये एक रॉड है, इसको हमने यहां क्लैम्प कर दिया है, सेंटर पे हमने इसको यहां एक नेल डाल दिया है। ये तो चल नहीं सकता है ना, ये तो फिक्स हो गया, ये तो फिक्स हो गया, ये तो चल नहीं पाएगा। ये फ्री एंड है, ये फ्रीली चल सकता है, ये भी फ्री एंड है। और ये नेल जो है ये फिक्स्ड है। तो एक चीज समझ में आ रहा है, ये नोड बनेगा, ये एंटी नोड बनेगा, और ये एंटी नोड बनेगा। यह एक डायग्राम हम बेसिक बनाना चाहें, इसको नोड, इसको एंटी नोड, इसको नोड, तो यही बनेगा ना, ऐसे करके बनेगा। इसको नोड बनाना है और इन दोनों को एंटी नोड रहते हुए पहला डायग्राम क्या बन सकता है, ये इससे बेसिक कुछ बन सकता है क्या? हाँ, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। सही है ना? दूसरा क्या बन सकता है बताओ, इसके बाद क्या बन सकता है, सोचो। ये लेंथ L है, सेंटर है ये, इसको बनाना है एंटी नोड,
डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, इसको बनाना है नोड। तो क्या हम ऐसे करें? सही है? इतने लूप जरूरी है, बड़ा लूप नहीं आ सकता, क्या चीज? एक बड़ा सा लूप नहीं आ सकता बीच, मतलब कैसे? यहां से यहां तक लूप बता रहे हो? नहीं सेकंड वाले केस, यहां पे कहां से कहां तक बताओ ना, नोड के लिए। हाँ सर सही है, ओके। खुद करके देख लो। तुम इसको जनरलाइज कर सकते हो। तुम कह सकते हो यहां पर ये लेंथ जो L है वो किसके इक्वल है? यहां जो लेंथ L है किसके इक्वल है? बताओ। लैम्डा बाय 2, लैम्डा 4, लैम्डा 4, लैम्डा 2। यहां कितना है लेंथ बताओ? लैम्डा 4, लैम्डा 2, लैम्डा 2, ये दोनों मिला के लैम्डा 3, लैम्डा 2। सही है? तो इसको जनरलाइज कर दें, L इज इक्वल टू n प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। सही है? जनरलाइज कर दे। हाँ सर। किसी को डाउट है? सर कैसे किया ये एक बार बताइए। देखो मैं बोल रहा हूं ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये गारंटेड है। ये हमारा बाउंड्री कंडीशन है। ये नोड है क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, ये डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा। सही है? यस सर। ये एंटी नोड होगा, ये फ्री एंड है, और ये एंटी नोड होगा, फ्री एंड है। इसको सेटिस्फाई करते हुए कि ये नोड हो, ये एंटी नोड हो, ये एंटी नोड हो और ये नोड हो, बना जो डायग्राम बना सकते हो तुम। पहला डायग्राम तुम इसको नोड, इसको एंटी नोड, इसको एंटी नोड, और कुछ नहीं। तो यहां से यहां से बना सकते हो ना? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट बनाने की कोशिश करो कि ये नोड होना चाहिए, ये होना चाहिए एंटी नोड। तुम यहां से यहां ही देख लो, ये नोड है और ये एंटी नोड है, ये नोड है और ये एंटी नोड, यहां से यहां बना दिया। अब ये नोड, ये एंटी नोड, एक लूप और फिर यहां तक। सही है? वही चीज वहां भी है। हाँ सर। अभी मैं नया क्वेश्चन लूंगा, फिर इस टाइप क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं। अब देखो तुम्हारा यहाँ पे, और तुम यहां से जनरलाइज कर, 2 बार ले लिए, 3rd बार मत लो, जनरलाइज कर दो। इन जनरल देखो ये लैम्डा बाय 2 था, 3 लैम्डा बाय 2 था, नेक्स्ट जब बनाओगे 5 बनेगा। यहां 2 लूप बनेगा, 2 लूप हाफ लूप, 2 लूप हाफ लूप। यहां देखो हाफ लूप, 0.5 लूप, 0.5 लूप, एक लूप का हाफ, एक 1.5 लूप, 2.5 लूप का 2। समझ रहे हो ना? 5 बन जाएगा। अगर इसके बाद में बनाना चाहो तो इस तरह से बनेगा। देखो एक मिनट, वही चीज यहां पे। हाँ 5 लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, ये दोनों मिला के लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2। हाँ बताओ क्या डाउट है? एक बार सेटअप समझा दोगे प्लीज कि क्या? वो हैंडल फिक्स्ड है क्या राइट साइड में? डिस्क और पिस्टन जो है सबसे राइट मोस्ट, ये ना अरेंजमेंट की बात समझा। यहाँ पे राइट मोस्ट सर। ये, हाँ सर एक बार अरेंजमेंट समझा दो प्लीज। अरे इसको तो बाद में समझाऊंगा, इसको तो बाद में समझाऊंगा। पहले बताओ यहाँ समझ रहे हो डायग्राम कैसे कर रहे हैं? आपने बोला कि वो एन फिक्स्ड है, वहां पे क्लैम्प्ड है, तो उसका जो एक राइट साइड है जो उसको free बाद है, में समझाएंगे, इसके ऊपर भूल जाओ अभी। पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं किसी फिक्स कहीं नेल डाल के तब पूछ रहा हूँ, ये आएगा कि नहीं? ये सही है? ये सही है सर। ये सही है। तो पहले इसको समझो, पहले 2 काम एक साथ नहीं। ठीक, समझ गए? अब मैं नया वो ले रहा हूं केस। मुझे ये बताओ, समझना और सही से मुझे बताना। ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, इसकी लेंथ L। मैंने इसको क्लैम्प कर दिया है। कहां किया है? मैंने इसको क्लैम्प कर दिया L/3 पर। मैंने इसको क्लैम्प कर दिया है L/3 पर, तो ये बच गया 2L/3। ठीक है? ये है एंटी नोड, एंटी नोड और नोड। अब बना दो डायग्राम। पहला डायग्राम क्या बनेगा? पहला डायग्राम क्या मैं यहां से यहां ले सकता हूं? यही है ना मिनिमम बेसिक। क्या है? ये एंटी नोड और ये नोड। तो उस केस में ये इस तरह बनना चाहिए। बन पाएगा? ये पॉसिबल है?
पॉसिबल है? गलत है ना? नहीं सर, नहीं सर। क्योंकि ये अगर L/3 है, ये L/3, ये L/3, ये टोटल लेंथ हो गया 4L/3, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। चलो देखते हैं, अगर ये नॉट पॉसिबल है तो अगली पॉसिबिलिटी, हमको इसको तो नोट बनाना है और इसको क्या बनाना है, एंटी नोट बनाना है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको इस तरह से ले लेते हैं, सही है ना? अब देखते हैं, अब देखते हैं, यानी ये हो गया कितना, L/3, सॉरी ये हो गया L/3 है ना, हाँ ठीक है, ये हो गया L/9, 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 और ये है, यहां पे बन सकता है बताओ? तो अगर यहाँ L/3 में ये था तो यहां पर ये बनेगा, देखो L/3 में ये है ना, तो फिर से L/3 में ये बनेगा यहां तक, और फिर L/3 में इस तरह बनेगा यहां तक। सही है क्या? देखो तो एंटीनोड बनाना लास्ट में। फिर से नहीं बना ना, बना। नहीं बना ना, तो बनेगा इसमें स्टैंडिंग, इसमें ये पॉसिबिलिटी है इसको सेटिस्फाई करा पाना। पहले सो बताओ मुझे, नहीं पॉसिबल है? नहीं है, बनेगा ही नहीं। बनेगा नहीं, बन रहा नहीं। क्यों नहीं बनेगा मैं बता रहा हूं। तुम जब भी यहां से यहां तक लोगे, यहां नोड और यहां एंटी, इस पार्ट को देखो, तुम जब भी यहां से यहां तक लोगे, यहां नोड लोगे, यहां पे एंटी नोड लोगे। अब तुम इसी को रिवर्स करोगे उस साइड, पहली बार करोगे ना, यही पार्ट पहले उस साइड मिरर इमेज बनेगा यहां तक, और जब इसमें वापस को जोड़ोगे तो यहां नोड ही चलाएगा ना हमेशा, आ गए। तो कभी नहीं बन पाएगा। हटाओ इसको, इसमें नहीं बन पाएगा। सुनो सुनो, ये मैं जो बता रहा हूं, ये है L/4। अब बताओ पहली पॉसिबिलिटी क्या है, ये बनेगा यहां, सर बन जाएगा, नोट बनेगा, L/, नोट नहीं बनेगा, यहाँ नोड बनेगा ना, नोट बनेगा सर। तो यहां भी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये अगर एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड बनाना चाहे तो नहीं बनेगा, ये ना हाँ सर, बन रहा है ना, बन रहा है। देख लेते हैं L/4, L/4 लेना पड़ेगा ना। L/4 8, हाँ ठीक तो है, हाँ ठीक तो है, बन तो रहा है, बन गया ना, L/4, 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 L/4 बन गया ना, यस सर। तो ये बन गया। ये फंडामेंटल मोड है इसका, इससे बेसिक मोड नहीं बना सकते हो, इससे कम का केस पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे नोड और बीच में एंटी, यहां से यहां तक नोड, एंटी नोड से नोड, बीच में कुछ नहीं, इससे बेसिक नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना, बेसिक नहीं बन सकता सर इससे। इससे कम नहीं बन। अगला पॉसिबिलिटी क्या होगा, अगला पॉसिबिलिटी क्या होगा इसके बाद बताओ, इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगा, क्या होगा ये, क्या होगा ये, ऐसे। हाँ सर। अब इसी को रिपीट करो, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, सही है? यस सर। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर लेंथ कितनी थी, लेंथ और लैम्डा में क्या रिलेशन था, लेंथ लैम्डा था, यहां जो लेंथ था, टोटल लेंथ यहां से यहां तक लैम्डा था, यहां कितना है बताओ, 1 2 3 4 5 और 6, 6 टाइम्स ऑफ λ/2, 3 लैम्डा, सही है? हाँ सर। 1 2 3 4 4 5, टाइम्स ऑफ λ/4 ना। अरे 1 2 3 4 5 लूप तो कंप्लीट है, और एक लूप हाफ हाफ, यानी 6 लूप है, 6 हाफ लूप है। एक लूप λ/8 का है। λ/4 का, सॉरी λ/2 का होता है, एक लूप का लेंथ λ/2 होता है, ये होता है ना लूप, यहां से यहां तक का हाँ λ/2 होगा ना ये, हाँ सर। तो λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4, L/4 का L/4 का कितना टाइम्स, 1 2 3 4 5 10 11 12 टाइम्स,
L/4 का 12 टाइम्स, सही है ना? बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है ना? तो ये था लैम्डा, ये कितना है 3 लैम्डा। अगला क्या होगा 5 लैम्डा, नेक्स्ट क्या होगा 7 लैम्डा। तो क्या लिख दोगे इन जनरल L इज इक्वल टू n+1 2n+1 लैम्डा, सही है? यस सर। अगर फ्रीक्वेंसी पूछा गया है तो लैम्डा को अब डाल दोगे v/12, v बाय फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 2n+1 v/L। अब तुम यहां पे n की वैल्यू रखोगे 0, कहे तो कहलाएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, n की वैल्यू 1 तो फर्स्ट ओवरटोन, समझ रहे हो ना? चलो अब हम इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का डायग्राम अब तुमको हम समझा रहे हैं क्या होता है। ये ग्लास ट्यूब है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब है। ट्रांसपेरेंट क्यों होता है इसलिए बता रहे हैं। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब है, इसमें आपने एक रॉड को एक स्टील या किसी इलास्टिक स्टील या किसी कोई चीज है जिसका यंग्स मॉडुलस हो अच्छा खासा, उसको आपने यहां क्या किया है, ऐसे रॉड लिया और इस पॉइंट पे बीचों बीच इसके मिड पॉइंट एक नेल ठोक दिया ताकि ये पॉइंट हिल ना पाए। ये हिले जो हो बट ये पॉइंट फिक्स हो गया, ये पॉइंट हिंज हो गया, ये पॉइंट अब चल नहीं सकता है, ये पॉइंट मूव नहीं कर सकता है। इट्स नॉट फ्री पॉइंट, दिस इज द इम्पोज्ड फिक्स्ड पॉइंट, कंस्ट्रेंट टू रिमेन फिक्स्ड। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, इसका एक एंड तो फ्री था, ये दूसरा एंड भी फ्री ही है। इसको मैंने एक रबर के डायफ्राम के साथ, एक ब्लैडर के साथ, जैसे तबले का जो साइड में होता है उसको बोलते हैं डायफ्राम, तबला जो बजाया जाता है, तो वो जो डायफ्राम होता है वो यहां सेट कर दिया। ठीक, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड, ये जो है फिक्स्ड डायफ्राम है। अब अगर मैं इसको हिट करूंगा और ये अगर फंडामेंटल मोड में ऑसिलेट करेगा इस तरह से, और ये रॉड अपने फंडामेंटल मोड में ऑसिलेट करेगा, इसका मतलब ये नोड होगा, ये एंटी नोड होगा और ये एंटी नोड होगा। ये नोड क्यों होगा, डिस्प्लेसमेंट नोड होगा, ये डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा और ये डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है और ये दोनों फ्री पॉइंट्स हैं। ये डिस्प्लेसमेंट का नोड और ये डिस्प्लेसमेंट का होगा फ्री पॉइंट क्या, ये वाला डायफ्राम फ्री पॉइंट कैसे है सर? डायफ्राम फ्रीक्वेंट फिक्स है ना सर? अरे फिक्स नहीं होता है, हिल रहा है ना ये मेरे साथ, सर फ्री है ऐसे हो। ये फ्री है, इसमें कोई इसका कोई वेट नहीं होता है। ठीक है, तो जब इसको ऑसिलेट करेंगे तो ये भी, तो ये जो ऑसिलेशन इसका होगा ना यहाँ पर लॉन्गिट्यूडल ऐसे ऐसे, ये इस डायफ्राम को भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ये डायफ्राम भी इसके साथ आगे पीछे होगा। ठीक, ये एक तरह से तबला है, ये एक तरह से तबला है, ये तबला बजा रहा है, ये जो है तबला बजा रहा है। और तबला जब बजता है तो तबले के डायफ्राम के वाइब्रेट करने से उसके अंदर का एयर, तबले के अंदर का एयर भी वाइब्रेट करता है, उसी से साउंड निकलता है। तो ये इसको वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा तो इसके अंदर यही सोर्स, याद रखना, जो सोर्स, जो फ्रीक्वेंसी इसका, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तुमने इसको हिट कर दिया और इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इन द रॉड है, यही फ्रीक्वेंसी इसके लिए, यही फ्रीक्वेंसी का ये क्या बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द रॉड जो है, इससे ये एयर का फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो जाएगा। एक तरह से तुमने एयर को इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। तुमने इस एंड पे इसको ऐसे ऐसे जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, उसी से तुम एयर को पुश और पुल कर रहे हो, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पल्स दे रहे हो। एग्रीड? ये है फिक्स्ड एंड। ये जो डिस्क दिख रहा है ये होता है डिस्क, हार्ड डिस्क होता है, मींस एक तरह से मेटल का डिस्क होता है, बहुत भारी होता है डिस्क। ये होता है डिस्प्लेसमेंट का नोड, ये होगा फिक्स्ड एंड। तो अब क्या होगा, एयर में जो एक वो जनरेट होगा, ये एक तरह से ओपन एंड है और ये एक तरह से क्या क्लोज्ड एंड है। ये जो है ना एक ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करेगा, ये एक ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करेगा, जिसका ये एंड क्लोज्ड एंड है और ये एंड क्या है, ओपन एंड है। सही है? तो इसके अंदर वो जनरेट होगा एक। तो अब क्या है, इसकी लेंथ तो कुछ भी थी, इसकी लेंथ तो कुछ भी थी,
हम क्या कर रहे हैं समझो, हम इसके अंदर एक पाउडर छीट देते हैं, उस पाउडर को बोलते हैं लाइकोपोडियम पाउडर। क्या बोलते हैं? लाइकोपोडियम पाउडर। लाइकोपोडियम पाउडर एक डस्ट पार्टिकल का होता है, एक पाउडर जैसा होता है, जैसे हम लोग जनरल वो यूज करते हैं टेल्कम पाउडर, या जो समझ लो टेल्कम पाउडर, या फिर जो कैरम बोर्ड पर पाउडर डालते हैं। इसका वेट नेग्लिजिबल होता है, बहुत लाइट होता है। इसकी वजह से होता क्या है कि जब इसमें स्टैंडिंग वेव क्रिएट होगा, जब इसमें स्टैंडिंग वेव क्रिएट होगा, ऐसे करके, समझ रहे हो? ये है क्या? डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है। ये है डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, ये डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट का क्या है भाई? नोड है ना? तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा 0, यहां का पार्टिकल बिल्कुल ऑसिलेट नहीं कर रहा है, और यहां का पार्टिकल बहुत ज्यादा कर रहा है ऑसिलेट। तो ये क्या करता है कि सारे पाउडर को स्कैटर कर देता है। जहां इसकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है, पाउडर वहां से भाग जाता है, और जहां इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, पाउडर वहां जाके जमा। तुमको यहां पर यहां हीप्स दिखाई देंगे, यहां तुम्हारे पाउडर कुछ जो है हीप्स बना लेंगे, कुछ ढेर बना लेंगे, यहां पे हीप्स बनेंगे। ये जो होगा एट डिस्प्लेसमेंट नोड्स, जहां कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, एट डिस्प्लेसमेंट नोड्स लाइकोपोडियम पाउडर फॉर्म्स हीप। समझ रहे हो? क्यों? अगर हम इसके ऊपर पाउडर डाल दें एक ब्लैक, और उसको हीट करेंगे, तो पाउडर भी जंप करेगा, पाउडर भी उछलेगा। जहां पर ये ज्यादा वाइब्रेट करेगा, वहां पाउडर ज्यादा जंप करेगा, और जहां पाउडर बिल्कुल नहीं हो रहा है, वहां पाउडर बिल्कुल जंप नहीं करेगा। तो यहां पर होता क्या है, जब आप इसको ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे जब आप इसको ऑसिलेट करते हैं, तो जहां पे पाउडर था, जहां पे डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां से पाउडर स्कैटर हो जाता है, और जहां डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है, वहां पे जाके पाउडर एकदम वहां जाके जमा हो जाता है, और वहां पे स्टेबल जमा रहता है। क्यों रहेगा वहां पे जमा? क्योंकि वहां पर कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, वो नोड है, तो नोड पे पाउडर आराम से जाके टिक जाता है, जमा हो जाता है। समझ रहे हो? तुम इस लेंथ को मेजर कर सकते हो, यहां एक स्केल लगा होता है, ट्रांसपेरेंट इसलिए होता है ताकि हम देख सके पाउडर कहां जमा हुआ है। हम इस लेंथ को मेजर कर सकते हैं। हम इस लेंथ को मेजर कर ले L, दिस इज मेजर्ड। लाइकोपोडियम पाउडर के हीप्स के बीच का डिस्टेंस, लाइकोपोडियम पाउडर के हीप्स का बीच का डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं, कॉल इट L। तो क्या हम लिख सकते हैं? L इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर बाय 2। क्या ये L जो होगा, नोड से नोड के बीच की दूरी, क्या लैम्डा इन एयर बाय 2 होगी? और ये एक स्टैंडिंग वेव बन रहा है, और ये एक स्टैंडिंग वेव बन रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं दो नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय 2 होती है? हाँ सर। तो इस डिस्टेंस को मेजर करके तुम लैम्डा बाय 2 निकाल सकते हो। यहां तुम्हारा लैम्डा आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L। L is the distance between the heaps. This is the separation between heaps. तुम्हारा लैम्डा निकल गया किसमें? एयर में। तुम जानते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रॉड क्या होगी? या ये बताओ, रॉड की हम बात करें, पहले हम रॉड की बात करते हैं। रॉड के केस में अगर रॉड की लेंथ L है और इसकी यंग्स मॉडुलस Y है, अगर रॉड की लेंथ L है और उसकी यंग्स मॉडुलस Y है, तो क्या हम लिख सकते हैं, चूंकि ये फंडामेंटल मोड में है, तो रॉड की लेंथ इक्वल टू लैम्डा बाय 2 थी। क्या हम लिख सकते हैं? रॉड की लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू लैम्डा इन द रॉड बाय 2। सही है? यस सर। ठीक। क्या हम इसको लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू 1/2 लैम्डा ऑफ द रॉड मीन्स वेलोसिटी इन द रॉड बाय फ्रीक्वेंसी इन द रॉड।
तो क्या हम यहां लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इन द रॉड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द रॉड इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड, 1/2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड इनटू वेलोसिटी ऑफ द रॉड मींस अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी ऑफ द रॉड। लिख सकते हैं? सोचो, सिर्फ इस रॉड को देखो, अभी रॉड की लेंथ है L, तुम ये डायग्राम बना चुके हो, ये लेंथ है, हम सब में रॉड डाल दिए ताकि हमको बार बार याद आए। हमने सिर्फ इसको देखा, ये लेंथ L थी λ/2, ये लेंथ L थी λ/2, लैम्डा को लिख दिया वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकल गई और वेलोसिटी को हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया रॉड के लिए। यही फ्रीक्वेंसी याद रखना, दोनों में एक चीज सेम है, चाहे रॉड वाइब्रेट कर रहा हो और चाहिए ऑर्गन पाइप वाइब्रेट कर, दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी से ये भी वाइब्रेट हो रहा है और ये भी वाइब्रेट हो रहा है। मैं जिस हाथ से मेरा हाथ बजता है, जिस फ्रीक्वेंसी से मेरा हाथ बजता है, उसी फ्रीक्वेंसी से तबले का डायफ्राम बजता है और उसी फ्रीक्वेंसी से उसके अंदर का एयर बजता है, तबले के अंदर का एयर बजता है, और वही फ्रीक्वेंसी मेरे कान पे गिरती है और वही फ्रीक्वेंसी मैं सेंस करता हूं। समझ रहे हो ना? हाँ सब समझ में आया। अब जैसे आपने रॉड को हिट किया, हाँ तो आपको कैसे पता कि ये फंडामेंटल चीज बनेगी, मतलब लाइक फंडामेंटल, मतलब आप समझ लो आपने दो लूप बनाए λ/4 + λ/4 रॉड पे, ठीक। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि वही बनेगा? इसके दो तरीके हैं। पहला तो ये समझो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में एकदम लिखा हुआ रहेगा कि फंडामेंटल मोड में है। दूसरी बात ये कि मैं इसको ये भी कर सकता, मैं इसको चेक करना चाहूँ तो मैं इसको वाइब्रेट करने के बाद मैं इसके ऊपर भी पाउडर डाल सकता हूँ। तो जिस पॉइंट पे, जैसे यहाँ का पाउडर तो बिल्कुल ऑसिलेट नहीं, यहाँ का पाउडर तो जहाँ डाल दोगे वहीं रहेगा, बट यहाँ पे जब पाउडर दोगे तो क्या करेगा? ये ऐसे करेगा ना, जोर से। ये पॉइंट जो SHM कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ कर रहा है। और तुम सोचो किसी बॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा SHM, उसमें कोई चीज़ डालोगे, वो स्लिप करेगा ना, आगे पीछे करेगा ना, तो तुम देखोगे यहाँ का पाउडर आगे पीछे कर रहा है, यहाँ का भी आगे पीछे कर रहा है, यहाँ का बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो तुम काउंट कर सकते हो ना कितने पॉइंट हैं, इसके अलावा क्या कोई पॉइंट है जहाँ पे कि बिल्कुल मोशन नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं होता है कि जो वाइब्रेट कर रहा है वो आगे वाले को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा तो वो भी हिलेगा, तो जो नोड है वो नोड रहेगा ही नहीं, जो पार्टिकल है, जो पाउडर का पार्टिकल है ये नोड पर, वो आगे पीछे वाले के वाइब्रेशन से थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ सर। ये क्यों? इसको ये बोले को उखाड़ देगा, ये बोल। तो होगी नहीं एक्सपेरिमेंट में, क्या होगा? एक्सपेरिमेंट में एक्यूरेसी तो होगी नहीं सर। क्यों नहीं होगी? सर क्योंकि जो पाउडर का पार्टिकल है, सपोज अगर नोड पे है हाँ और उसके थोड़ा आगे है और थोड़ा पीछे है, हाँ, सर अगर जो पीछे वाला और आगे वाला जो वाइब्रेट कर रहा है लॉन्गिट्यूड, वाइब्रेट करेगा, तो वो नोड वाले को तो हिला देगा ना, नहीं हिला पाएगा ना, नहीं हिला पाएगा ना। क्यों नहीं हिलाएगा? इसको पकड़ लो, इसको हाथ से पकड़ लो, और फिर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। फिक्स मतलब एक लकड़ी के अंदर इसको फिक्स कर देता हूँ, और तब मैं दोनों साइड स्प्रिंग खींच के छोड़ देता हूँ। तो क्या इसको खींच देगा ये? नहीं, वो पार्टिकल तो फ्री है ना पाउडर का। पाउडर का पार्टिकल फ्री है, ठीक है, तो क्या होगा? पाउडर का पार्टिकल, जो नोड के आसपास वाले जो पार्टिकल है, हाँ तो वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है। नोड के आगे वाला भी वाइब्रेट करेगा। कितने नोड के एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट तो करेगा ये। मतलब से पाउडर से गिन के थोड़ी गिराओगे कि किस एम्पलीट्यूड होगा, होता है तो नोड पे तो वाइब्रेट होगा ही ना कहीं ना कहीं। ऐसे कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सर? तो तुम्हारा ये कहना है कि इसमें एरर होगा, हम मतलब मोटा मोटी पता कर बहुत लें, ज्यादा है। बहुत ज़्यादा एरर होगा। हाँ सर। चलो करके दिखा दूंगा। तो
होता है भाई। अच्छा ओके सर। तुम एक काम करो, देखो YouTube पे जाओ, डालो कुंड्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, 50 वीडियो मिलेंगे करके दिखाया हुआ। ओके सर। सो खोजो। लैब मेरे पास अभी है नहीं, वरना मैं वैसे इसको मैं कर, लाइकोपोडियम पाउडर तो है, मतलब कैरम का पाउडर से काम चल जाएगा। ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब मंगाता हूँ, रुको बताऊंगा। चलो ये लेंथ हो गया इतना। अब मैं अब तक मैं रॉड पे था, अब मैं आ रहा हूँ किस पे, अब मैं आ रहा हूँ एयर कॉलम पे। सेपरेशन बिटवीन द हिप्स, दिस ये L है, L बिटवीन द हिप्स, L बिटवीन हिप्स है। अब इसको मैं लिख सकता हूं, लैम्डा को यहां हो जाएगा L बिटवीन द हिप्स इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर का मतलब है वेलोसिटी इन एयर बाय फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी वही होगा जो रॉड का होगा। यहां से मेरा फ्रीक्वेंसी इन एयर क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी इन एयर आएगा वेलोसिटी इन एयर बाय 2 टाइम्स ऑफ सेपरेशन बिटवीन हिप्स, यही ना। यस सर। अब मैं इन दोनों फ्रीक्वेंसी को सेम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, एक ही तो दूसरे को एक्साइट कर रहा है, तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूं एक्सप्रेशन, तो लिख सकता हूं मैं v बाय वेलोसिटी इन रॉड, ये वेलोसिटी इन रॉड बाय लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू 2 और 2 कट जाएगा, वेलोसिटी इन एयर बाय सेपरेशन बिटवीन द हिप्स, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है वो उसकी मर्जी है, तुमको वेलोसिटी इन एयर दे सकता है, वेलोसिटी इन रॉड दे सकता है, लेंथ ऑफ द रॉड पूछ सकता है तुमसे, वो क्या कर सकता है यंग्स मॉडुलस पूछ सकता है, सब कुछ दे देगा। वेलोसिटी इन एयर दिया रहेगा, लेंथ ऑफ रॉड दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, डेंसिटी ऑफ रॉड दिया रहेगा, तुमसे तुम इसको क्या लिख दोगे, अंडर रूट यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस पूछ देगा। हो सकता है वो वेलोसिटी इन द रॉड दिया हुआ हो, लेंथ ऑफ द रॉड दिया हो, डिस्टेंस बिटवीन द हिप्स दिया हुआ हो, तुमसे वो बल्क मॉडुलस ऑफ द एयर पूछ देगा, बल्क मॉडुलस, जो ये हो जाता है अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी ऑफ एयर। तो वो क्या पूछे उसकी मर्जी, बट ये रिलेशन तुमको याद होना चाहिए, v rod by L rod, velocity in the rod by length of the rod is equal to velocity in the air gaseous medium by distance between the hips, इसको याद रखना है। एग्रीड?